हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, अभी जो हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो मैट्रिक परीक्षा 2021 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। बिहार बोर्ड या स्पेशलिस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एरिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको अभी जो कराया जा रहा है वो सेट 1 है। और ये इस सेट 1 का मतलब खासियत क्या है कि इसमें हम आपको 120 प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को कन्फर्म है कि मिलेगा तो ही मिलेगा। देखिए, इसमें पार्ट 1 मैं लेकर के आया हूँ। इसका एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 17 को होने वाला है। 17 फरवरी ये होने वाली है और वो भी फर्स्ट दिन साइंस है। तो इसी को देखते हुए हम एक ऐसा निर्णय लेकर के और मैं सोचा कि एक ही सेट यानी कि 120 ऐसे यहाँ पे लिखा गया है 140, यहाँ पे लिखा गया है 140 प्रश्न लिखा गया है। तो ये 140 नहीं हो, सॉरी 40 है। यानी कि 1 से 40 तक है। और इसमें 1 से 40 तक हमने सोचा कि एक बार में कराएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी, इसलिए हमने क्या कर दिया कि 120 क्वेश्चन एक ही साथ में कर दिए। इसको हम लाइव कराने वाले थे आज शाम को 7:30 बजे से, लेकिन कुछ मतलब नेटवर्क की वजह से अगर नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम सोचे कि इसको वीडियो बना करके ही हम अपने विद्यार्थियों के लिए डाल देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, एरिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ ले। हम काफ़ी मेहनत के साथ मतलब आपको तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये 3 सेट में ही होगा। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में है पारदर्शी, बी में है अपारदर्शी और सी में है पारभासी और डी में बोला गया है बटर पेपर। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आई होप कि आप इसका भी समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परावर्तन का कोण होता है। तो देखिए, परावर्तन का कोण होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि यह कोई दर्पण है और इधर से जो प्रकाश आ रही है इस दर्पण की ओर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जिसी तरह जिस बिंदु पर यह मतलब पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर क्या करते हैं? एक लंब की रचना कर देते हैं। अब इस लंब की रचना करने के बाद ये आपतित किरण जो है इस पे आने के बाद क्या करती है कि इस बिंदु से टकरा कर क्या वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे 2 तरह के कोण बनते हैं। एक बनती है आप यहाँ पे बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि इसको आई बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और ये जो कोण होता है इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि ये अभिलंब है और ये वाला क्या है? हमारा परावर्तित किरण है। यानी कि बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। तो चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में बोला गया है आपतित किरण। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बोला गया है कि आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। नहीं, ये तो गलत है, आपतित किरण के साथ नहीं बनती है। बी में है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच। नहीं, तो ये तो आपतन कोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण की बात करेंगे। देखिए, सी में बोला गया परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच के कोण। नहीं, लेकिन डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर में बोला जा रहा है कि आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब, ये हमारा राइट बन रहा है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसके बारे में आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मिल सकता है?
वास्तविक मिल सकता है। तो देखिए हम अगर बात करें दर्पण के लिए, तो दर्पण, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। और काल्पनिक जो बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। तो हम आपके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, देखिए याद कैसे रखिएगा। बाऊ आसी करके एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। देखिए बाऊ यानी कि ब से हो जाएगा वास्तविक और ऊ से हो जाएगा आभासी हो जाएगा। बाऊ मतलब देखिए बाऊ वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए बाऊ आसी, आसी का मतलब होता है आभासी और सीधा। देखिए अ से होता है आभासी और सी से होता है सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है और वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में बनेगा। किस में बनेगा? अवतल दर्पण। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मिलता है। तो आई होप कि समझ गए आप इसके बारे में। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है इसको देखते हैं। देखिए 4 नंबर बोला गया है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? यानी वस्तु से छोटा। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण और सी में है समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से, डी में है उत्तल दर्पण से। तो देखिए अगर बात करें कि सब वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो अभी हम तुरंत बताएं कि बाऊ आसी, आसी का मतलब होता है आभासी और सीधा। तो आभासी और सीधा और छोटा जो बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नेत्र में, देखिए बोला गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि मानव नेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए में है काल्पनिक सीधा और छोटा, बी में है काल्पनिक उल्टा और बड़ा और सी में बोला गया है कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में बोला गया वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो देखिए आप इन सभी में मेंशन कीजिए कि कौन सा हो सकता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हमेशा मतलब वास्तविक बनाता है। लेंस की जब बात करें तो लेंस में उत्तल हो जाता है वास्तविक बनाने वाला। तो ए में उत्तल लेंस होता है तो वास्तविक यहाँ पर है, लेकिन छोटा होता है, याद रखिएगा, बड़ा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सेम टू सेम दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि सामान्य नेत्र का अधिकतम दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। देखिए अधिकतम दूरी यहाँ पे बोला गया, न कि न्यूनतम दूरी। अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए तो देखिए न्यूनतम दूरी बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी बोलेगा तो अनंत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया गया 25 मीटर, बी में 2.5 सेंटीमीटर, सी में है 25 सेंटीमीटर और डी में है अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अनंत, यानी कि अधिकतम दूरी नेत्र जो है अनंत तक के वस्तु को देख सकती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विभिन्न दूरियों पर, देखिए विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित हो? यानी कि आँख की जो फोकस दूरी को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए पुतली दिया गया है, बी में है रेटिना, सी में है सिलियरी पक्षांबी पेशियाँ और डी में है आइरिस परितारिका। तो हम आपको बता दें कि मानव नेत्र में जो फोकस दूरी को जो नियंत्रित करता है वो सिलियरी मांसपेशियाँ या पक्षांबी पेशियाँ करती है। कौन करती है? पक्षांबी पेशियाँ, यानी कि यही जो है फोकस दूरी को परिवर्तित करके वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। तो आई होप कि 7 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए में है परमाणु, बी में है आयन, सी में है प्रोटॉन, डी में है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब भी किसी
मतलब विद्युत तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशील कण जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो आप याद कर लीजिएगा कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण वहाँ पे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए, आई होप कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। और धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, याद रखिएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, समझे। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 9 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, सॉरी 9 नंबर बोल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी सीधे चालक तार में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि किसी चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है। देखिए, तो ऑप्शन में है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिणा हस्त नियम से, और सी में है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, और डी में है मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि देखिए सीधे चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात किया जाता है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। समझे? समझ गए? तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नियम आप याद करके जाइएगा, इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम। यहाँ पे मैक्सवेल के भी दक्षिण हस्त नियम और मैक्सवेल के वाम हस्त नियम भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक और याद कर लीजिएगा, ओम का नियम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य बी में है, इसके सिरों की ओर ले जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सी डी में है, सभी बिंदु पर समान होता है। तो देखिए कि किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका जो होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इसके सिरों के बीच के, देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में बोला गया कि इसके सिरों की ओर जाने पर क्या करती है? घटता है। यानी कि किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, याद रखिए परिनालिका के भीतर, परिनालिका इस तरह के होते हैं, इसके इस तरह के होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं इसके अंदर एक छड़ लगा होता है, इसमें यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके सिरों की ओर जाने पर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र घटने लगता है। याद कर लीजिएगा कि परिनालिका के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो जितना अंदर नज़दीक में जाएंगे उतना क्या होता है? घटने लगता है। तो आई होप कि 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर समझ गए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए में है धारा के, बी में चुंबकीय क्षेत्र की, सी में बल का, डी में इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को निरूपित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बल का। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए किसी प्रोटॉन, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी प्रोटॉन निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। यानी कि किसी प्रोटॉन में निम्नलिखित में कौन सा गुण ऐसा आ जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है वेग, ए में है वेग, बी में दिया गया है ए में है द्रव्यमान, बी में है वेग, और सी में संवेग, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोटॉन के अंदर में जो गुण आ जाता है वो संवेग है। क्या है? संवेग। याद कर लिख के रखिएगा कि 13 नंबर यानी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय जो परिवर्तित होता है वो संवेग होता है। कौन सा होता है? संवेग। इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए अभी ये केमिस्ट्री से आ गया है।
केमिस्ट्री के क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्र के द्वारा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो शॉर्ट करने के लिए हम लोग समीकरण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? समीकरण। तो याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आई होप कि 14 नंबर क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित समीकरण है। देखिए इससे भी दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव होगा या तो सब्जेक्टिव होगा। या तो आपसे संतुलित समीकरण पूछ लिया जाएगा या तो असंतुलित समीकरण पूछ लिया जाएगा। तो देखिए संतुलित में क्या होता है, एकदम आपको मतलब ध्यान को आकर्षित कर देते हैं उसी ओर कि संतुलित जो होते हैं कि समीकरण के यानी कि समीकरण के दोनों तरफ क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या समान होते हैं, जो भी तत्व होते हैं उनके। और असंतुलित में होता है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होते हैं, तो वो असंतुलित कहलाते हैं। तो आप ऑप्शन के अनुसार देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 है, देखिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन क्लोरीन इधर 2 है, लेकिन यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है? 2 है। तो ये संतुलित हो गया, ये तो दोनों तरफ समान है। चलिए बी में देखिए इधर 2 पोटेशियम है, इधर एक ही पोटेशियम है, एक पोटेशियम है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पे O3 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 KCl होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक किया गया है। लेकिन आप ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया है कि PbNO3, देखिए PbNO3 PbO और N2O में ये क्या है? असंतुलित समीकरण। इसमें P मिला लीजिएगा आप, परमाणु की संख्या दोनों तरफ सेम है या समान नहीं है। अगर समान हो गया तो दोनों तरफ तो संतुलित, और दोनों तरफ समान नहीं है तो असंतुलित। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि 15 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में देखने को। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए हम बता दें कि ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है विस्थापन, बी में है उभय विस्थापन, और सी में है उदासीनीकरण, और डी में है अपघटन। तो कार्बोनेट को गर्म करते समय कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होता है तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, विस्थापन होता है। तो आई होप कि 16 नंबर का आप आंसर समझ गए। तो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन ए में है KOH, बी में है ZNO, सी में है AlOH का होल थ्राइस, डी में है NaCl। तो देखिए भस्म जो है NaCl नहीं है, याद कर लीजिएगा। ये लवण है, क्या है? ये लवण है, सॉरी ये अम्ल है, क्या है? अम्ल है NaCl। तो आई होप कि आप समझ गए कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, तो NaCl भस्म नहीं है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो देखिए ऑप्शन ए में HCl, ये अम्ल है, समझ गए, और NaCl है, यही लवण है। देखिए यहाँ पर भी ये लवण ही है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये लवण है। और यहाँ पर देखिए ये HCl अम्ल है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ पे याद कर लीजिएगा NaCl जो है वो भस्म है। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, इतना ईजी क्वेश्चन सब है। इसी टाइप के इजी, ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आप गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, क्वेश्चन मीडियम होगा, काफ़ी लो किया जाएगा, क्वेश्चन की संख्या है। और हाँ, आपको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको समझ से बाहर हो सकता है। तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से किनमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यही है इसका राइट आंसर। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो अम्ल के गुण नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, बी में है जिनका स्वाद खट्टा, ये तो अम्ल ही होता है जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो यही है, ये मतलब नहीं हो सॉरी ये अम्ल का गुण है
जो धातु से अभिक्रिया करता है ये भी अम्ल का गुण है, जो क्षार से अभिक्रिया करता है ये भी अम्ल का है, लेकिन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है ये अम्ल नहीं हो सकता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए इसमें पहले से मतलब इसको टिक कर दिया गया है, मतलब बच्चे के द्वारा टिक कर दिया गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन, और ये हो सकता है इसी में से क्वेश्चन रहेगा। देखिए बोला गया निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में मरकरी, डी में टंगस्टन। देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखते, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी वायु से अब क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको मतलब क्या करते हैं केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं। तो चलिए आई होप कि इसका भी आंसर 20 नंबर समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में एल्युमिनियम, डी में बेरियम। तो देखिए बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीक़ा से हम अभी जो करने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको 20 मिनट के वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो आपके लिए आपको देखना पड़ेगा ही। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 22 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए में है सोना, बी में है सोडियम, सी में है लोहा, डी में है तांबा। तो देखिए अगर लोहा, तांबा और सोडियम इन सभी को वायु में छोड़ देते हैं तो इसका संचरण होने लगता है, लेकिन सोना को वायु में मुक्त वायु में रख देने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि धातु सोना जो है वो उस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी तो हम लोग इसका मतलब आभूषण में भी यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि वायु का प्रभाव कौन से धातु पे नहीं पड़ता है, तो सोना पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में सोडियम, सी में तांबा, डी में पोटेशियम। यानी कि अगर बात करें कि किस धातु का विस्थापन इसके लवण के विलयन में होता है तो तांबा का होता है। तांबा का याद कर लीजिएगा कि धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा जो होता है वो तांबा होता है। कौन सा होता है, तांबा। यानी कि 23 नंबर आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझे। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। यानी कि यूरिया का जो संश्लेषण किया था वो कौन सा किया था, कौन किए थे, एक साइंटिस्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है कोल्बे, बी में है बोहलर, और सी में है बर्जिलियस, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यूरिया का जो मतलब प्रथम प्रयोगशाला में जो मतलब प्रयोग किया गया था, संश्लेषण यानी बनाया गया था, वो बोहलर के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा, बोहलर के द्वारा। याद रखिए यूरिया का संश्लेषण कौन किए थे, बोहलर। आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन ए में बर्जिलियस ने, लहवाजे ने, सी में बोहलर ने, डी में कोल्बे ने। तो अभी एक बार और हम बता देते हैं कि बोहलर यूरिया का संश्लेषण किया था, और बर्जिलियस जो है वो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यानी कि बर्जिलियस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो कौन किए थे, बोहलर किए थे, सॉरी बर्जिलियस किए थे। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। देखिए
बोला गया है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः। ऑप्शन ए में विद्युत संयोजकता, बी में संयोजकता, सी में है उप सहसंयोजकता, डी में है कोई नहीं। देखिए, तो कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोजन का आधार जो होता है वो संयोजकता के आधार पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं। यानी कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होता है वह किसी तत्व के परमाणु को कितना बांध सकता है, यानी कि सहयोग कर सकता है, तो संयोजकता पर ही निर्भर होता है। यानी कि संयोजकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में परजीवी, बी में मृतजीवी, सी में स्वपोषी, डी में परपोषी। तो देखिए, वे पौधा जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आधारित रहता है उन्हें हम लोग कहते हैं मृतजीवी। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मृतजीवी। तो आई होप कि आप इसका 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ गए। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा हम वीडियो को फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए, क्योंकि 120 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, बोला गया है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, ये भी होता है, सूर्य के प्रकाश ये भी होता है, H2CO2 और इनमें से सभी। तो यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि स्वपोषी भोजन के लिए इनमें से सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और दोस्तों को साथ में शेयर कर ले ताकि वो भी आपके द्वारा सीख सके। तो चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है बाष्पोत्सर्जन, बी में है श्वसन और सी में है प्रासरण और डी में है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। चलिए, अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरे पौधे में होता है। किस में होता है, हरे पौधे में। तो आई होप कि इसका भी आंसर आप समझ गए। तो चलिए, अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मनुष्य के ट्रैकियों में पाए जाते हैं, मनुष्य के ट्रैकियों में पाए जाते हैं उपस्थित के बने पूर्ण वलय, उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल में के बने पूर्ण वलय और क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो देखिए, मनुष्य में ट्रैकिया में जो पाए जाते हैं वो उपस्थित, याद कर लीजिएगा कि उपस्थित के बने अपूर्ण वलय मतलब पाया जाता है। तो आई होप कि 31 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। तो हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि श्वसन की क्रिया के में खाद्य पदार्थ क्या होता है। संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है, परिवर्तित होता है। तो देखिए, श्वसन की क्रिया के समय जो भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ जो होता है उसका विघटन होता है। क्या होता है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विघटन, यानी कि विघटन। चलिए, तो अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या है क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, डी इनमें से किसी के नहीं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो जैविक क्रिया जो होता है उसका नियंत्रण तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आप इसका आंसर समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ऑप्शन ए में ऑक्जीन की तरह, बी में जिब्रेलिन्स की तरह, सी में साइटोकाइनिन की तरह, डी में वृद्धि रोधक की तरह। तो देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी वृद्धि रोधक। एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है, वृद्धि रोधक, यानी कि वृद्धि को, यानी पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो आई होप कि आप इस 34 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर समझ गए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर कुल के पौधे यानी कि पाइसम सैटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षण का अध्ययन किए थे। तो देखिए, इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा कि मेंडल ने 7 गुण वाले पौधों के मतलब मटर के 7 लक्षण वाले पौधों को चयन किए थे। जैसे लंबा तो एक बौना,
एक झुर्रीदार तो गोलादार। इसी तरीक़ा से 7 किस्म के मतलब क्या किए थे, मटर पर प्रयोग किए थे अपना। याद कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि मेंडल ने कुल कितने गुण वाले मतलब विकल्पी यानी लक्षण वाले पौधों का प्रयोग किए थे मटर के, तो 7 बार गुण वाले। कितने वाले, 7। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ गए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटनकर्ता और डी में सूक्ष्मजीव। यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि उत्पादक जो होते हैं, यानी कि उत्पादक जो होते हैं ऊर्जा ग्रहण करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा ग्रहण करने वाले। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। याद कर लीजिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, तो उत्पादक। याद कर लीजिएगा। आई होप कि इसका आंसर समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतः ग्रहण करता है। ऑप्शन ए में है कुटपाद, बी में परिवहन, सी में भोजन राजधानी, डी में केंद्रक। तो देखिए अमीबा भोजन का जो अंतः ग्रहण करता है वो कुटपाद की मदद से करता है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कुटपाद। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है। विसरण के द्वारा, किण्वन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, डी में ए बी दोनों। तो देखिए अगर बात किया जाए कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है, तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, बी में है बाह्य स्रावी ग्रंथि से, और सी में है नालिका ग्रंथि से, और डी में है इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होते हैं। हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। एक बार आप अपने मन में इसको बोलिए कि हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःग्रंथि से, याद कर लिए। तो इस तरह से आप रिपीट करते जाइए, आपको याद हो जाएगी। चलिए तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि CFC का पूरा नाम होता है। तो देखिए CFC का पूरा नाम, ऑप्शन ए में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में है देखिए फ्लोरीन कार्बन है, और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड है, और सी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी का मतलब होता है क्लोरो, एफ का मतलब होता है फ्लोरो, और सी का मतलब होता है कार्बन। तो यानी कि CFC का पूरा नाम जो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए ये सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की ओर। आज हम एक सेट में 40 क्वेश्चन हैं। हम 3 सेट एक ही मतलब साथ लेकर के आए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर बहुत लाभदायक होगी। तो इसको आप पूरे मतलब वीडियो को एक बार देख लीजिए। ये तो हम बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम मतलब समय से पहले एक बार बाहर होकर के इस वीडियो को आधा घंटा पहले से देख ले और तब जा कर के एग्ज़ाम दे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 2 के ओर। सेट प्रैक्टिस हमारा है 2 नंबर। देखिए यहाँ पे सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अब 2 नंबर में देखते हैं, फिर से शुरू होंगे 1 और 2 से। तो चलिए सेट नंबर 2 में क्वेश्चन देखिए क्या है। सेट नंबर 2 में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है। यानी कि किसके द्वारा। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, ए में अवतल, सी में है ए बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो देखिए अगर समांतर किरण पुंज की बात करें तो अवतल दर्पण से क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज देखने को मिलता है। यानी कि अवतल दर्पण से, जैसे ये अवतल दर्पण है, देखिए थोड़ा हम इसको समझा देते। ये अवतल दर्पण है तो इसमें समांतर किरण पुंज और ऐसे निकल जाती है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि समांतर किरण पुंज मिल सकता है किसमें, अवतल दर्पण में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब की स्थिति, देखिए की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में अवतल दर्पण। तो देखिए फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि फोकस और ध्रुव के अवतल में एक ही कंडीशन में होता है जिस समय आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी, या और बड़ा बनता है। क्या बनता है? आभासी और बड़ा बनता है। तो याद कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण में 5 कंडीशन जो होते हैं उनमें से पांचों जो होते हैं वास्तविक होते हैं, और छठा कंडीशन जैसे ही हम लोग फोकस, देखिए यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो ये इसलिए है, एक अपवाद है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, डी में इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर घट जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि इसमें फोकस दूरी कम हो जाती है तो नज़दीक निकट की वस्तु साफ से दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बनता है। देखिए पीछे ही बन जाएगा, अगर आगे बनता है तो दूर दृष्टि, पीछे बनता है तो निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए हम लोग अवतल लेंस की प्रयोग करते हैं। तो देखिए किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो दोष जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दूरदर्शिता होता है, डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए 4 नंबर यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मिस्टेक से मतलब बोला गया है कि दूर दृष्टि, देखिए दृष्टि दोष में अगर किसी वस्तु के रेटिना के पीछे ही बनता है तो दूर दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर दृष्टि दोष। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को। तो देखिए दूर दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 नंबर। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए बोला गया है कि विभवांतर मापने के निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग होता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए। ऑप्शन ए में है ए मीटर, देखिए ए मीटर है, ऑप्शन ए में क्या क्या है? ए मीटर है, बी में गैल्वेनोमीटर है, सी में वोल्ट मीटर, डी में ओम मीटर। देखिए विभवांतर मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वोल्ट मीटर। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए, यानी कि विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? बैटरी में, ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, प्रतिरोधक में। बताइए किसमें होता है धन और ऋण दोनों मतलब दिखाया नहीं जाता है? तो देखिए वोल्ट मीटर में जो होता है वो धन और ऋण यानी कि प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह नहीं दिखाया जाता है। तो आई होप कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। चलिए तो अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आर प्रतिरोध के तार के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों के पार्श्व में संयोजित कर दिया जाता है। तो यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर उसके बाद अपन आर डैश का अनुपात होगा। तो देखिए अगर आर प्रतिरोध के मान लेते हैं कि कोई तार है तो उसको अगर आप मतलब काट देते, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। पार्श्वक्रम का एक फार्मूला होता है, अगर 5 टुकड़ा है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2
और इसी तरीक़ा से R3 R4 कर करके यहाँ तक होता है 1/Rn तक होता है। तो यहाँ पे 5 है, तो आप अगर इसको आप अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1/25 हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर। इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद होगा, 1 याद कर लीजिएगा, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ... 1/Rn तक होता है। इसी फार्मूला पे अब आप इसको हल सॉल्यूशन करते हैं और फिर दोनों का जब रेशियो निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 1/25, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि किसी चालक निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होते हैं, यानी उत्पन्न ऊष्मा जो होते हैं वो धारा के क्या होते हैं। तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा जो होते हैं वो धारा के वर्ग के, यानी कि वर्ग के समानुपाती होते हैं, याद कर लीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तरी ध्रुव और की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ऑप्शन ए में है दक्षिण ओर, बी में पूरब की ओर, सी में है अधोमुखी और डी में है ऊपरीमुखी। तो देखिए पश्चिम की ओर अगर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, किस ओर, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो जाता है वो ऊपर मुखी हो जाता है, याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाला है। तो आई होप कि 10 नंबर क्वेश्चन आप समझे। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है। मतलब ऑप्शन ए में है विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। तो वास्तव में विद्युत जनित्र जो होते हैं, यानी विद्युत जनित्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका आंसर आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन ए में है जनित्र, बी में गैल्वेनोमीटर, सी में एमीटर, डी में मोटर। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं, जनित्र से। तो आई होप कि 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर समझ गए। देखिए चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। अब किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया। बी में है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। सी में देखिए, सी में बोला गया है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न। डी में है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो आधारित है वो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण प्रेषित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो देखिए आज हम ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 42 मिनट की हो गई है, तो इसको हम यहीं पे इन करते हैं। फिर मैं इसके लिए पार्ट 2 लेकर के वीडियो आएगा जो 14 से शुरू होगा, यानी सेट प्रैक्टिस के दूसरा होगा, लेकिन 14 नंबर से होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए या इसको आप 1-2 बार करके इस वीडियो को देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए बाय।